नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय मतलब क्लास 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक को। ठीक है, ये झारखंड बोर्ड के द्वारा छपी हुई पाठ्य पुस्तक है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये आपको डीएलएड और जेटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से जेटेट में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और डीएलएड पढ़ने के लिए इसको किस तरह से आवश्यक है, तो सबसे पहले हम इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई बातों को जानने से पहले हम यहाँ पाठकथन और शिक्षकों के लिए ये जो 2 पेज लिखे गए हैं, इन्हें हम पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें लिखी हुई है। यहाँ देखिए, सबसे पहले चर्चा होती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ध्यान दीजिए, किसके बारे में हमें जानना जरूरी है? एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। हमें जब सामाजिक विज्ञान का या किसी भी विषय का अध्ययन करना है तो हमें इसको जानना जरूरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? बाल केंद्रित गुणात्मक शिक्षा। किस बात पर जोर दिया गया है? बाल केंद्रित गुणात्मक शिक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 कहती है कि किसी भी विषय को अध्ययन करवाने के लिए या पढ़ाने के लिए हमें बाल केंद्रित गुणात्मक शिक्षा पर जोर देना है और इसी आधार पर हमें पढ़ाना भी है। इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखार किया जाएगा। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है, जब भी आप सवाल लिखते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, चाहे सीटेट हो, जेटेट हो, डीएलएड हो, कहीं पर भी हो, तो आप समझ जाइए कि खुद को एक टीचर के जगह पर रखिए और किसका अधिक से अधिक हित देखना है या फायदा देखना है, तो बच्चों का। तो शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को उभारने का प्रयत्न करेंगे और विषयगत शिक्षण के दौरान वे जीवनानुभवों के द्वारा विद्यार्थियों की तर्कशीलता एवं उनके विचारों को सही आधार देते हुए उनमें शैक्षिक और सामाजिक परिवेश के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता विकसित करेंगे। तो इस बात से पढ़ें। देखिए, एक कथन लिखी गई है, इस कथन को ध्यान दीजिएगा। जो बातें बता रहा हूं ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार क्या बात कही गई है? यहां कहा गया है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। इस लाइन को आप लिख करके रखिए। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। ये बात जो है ना, किसके द्वारा कही गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार। हो सकता है आपको एक कथन दे दिया जाए और कथन देकर के पूछे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है, तो ये बात हमें यहां से मिली। अब जो शिक्षकों के लिए कही गई बात है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पर आधारित इतिहास विषय की इस नवीन पाठ्य पुस्तक हमारा गौरव आपके हाथ में सौंपते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इसमें क्या बताया जाता है कि जितने भी घटनाएं इतिहास में घटी हैं, झरोखों से वर्तमान परिस्थितियों के झरोखों से अतीत में मानव जीवन को देखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना? यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चे अपनी उम्र तथा स्तर के अनुरूप इतिहास के सूक्ष्म ज्ञान से परिचित हों। शिक्षक इतिहास को पढ़ाने और समझाने मानचित्रों, प्राचीन वस्तुओं, किलों, खंडहरों,
धार्मिक ग्रंथों, शिलालेखों को आधार बनाते हैं। ये सब क्या है? ये सब इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। पहले तो बात जान लीजिए, सामाजिक विज्ञान जो हुआ यानी सामाजिक अध्ययन, कितने खंडों में बटा हुआ है? इतिहास, भूगोल, समाज, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। हम अभी पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है ये आगे जब जाएंगे तब पढ़ने लगेंगे। अभी हम शिक्षकों के लिए क्या कहा गया है? कहा गया है कि इतिहास को पढ़ाने और समझाने के लिए मानचित्र, प्राचीन वस्तुओं, किलों, खंडहरों, धार्मिक ग्रंथों, शिलालेखों को आधार बनाते हैं। साथ ही वैसे चित्रों एवं मानचित्रों तथा तिथियों से विद्यार्थियों का जुड़ाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिससे वे किसी न किसी प्रकार पूर्व परिचित होते हैं। बच्चे जिन बातों को पहले से जानते हैं उन चित्रों, मानचित्रों और किलों, खंडहरों के बारे में अगर हम बताते हैं तो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। देखिए, पुस्तक में प्रयुक्त सभी चित्र, मानचित्रों और पाठों का संग्रह प्राचीन इतिहास, ये हो गया खत्म बात यहाँ पर। देखिए, आरंभिक समाज, प्राचीन भारत का इतिहास, किसान एवं चरवाहे का जीवन, आरंभिक नगरों की व्यवस्था, वैदिक कालीन जीवन, बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय, ग्रामीण एवं शहरी जीवन, झारखंड की स्थापत्य कलाओं, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। इस कारण प्रत्येक अध्याय भरपूर अभ्यास के अवसर देता है। अब देखते हैं, आगे जाते हैं। शिक्षकों से क्या अनुरोध रहता है? शिक्षकों से क्या अनुरोध किया जाता है? पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करता है। ध्यान दीजिएगा, ये पाठ्य पुस्तक जो है सृजनात्मकता का विकास करते हैं। नोट्स इसके बाद बन पाएगा, जब आप पहले पढ़ लेंगे पूरे अच्छे तरह से तब आप नोट्स बना सकेंगे। ये बातें जो है ना शुरुआत के 2-3 पेज में कही गई हैं, जिन बातों से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। पाठ्य पुस्तक, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में पाठ्य पुस्तक बच्चों के किस प्रकार से विकास में सहायक है? उनकी सृजनात्मकता, उनमें सृजनात्मकता का विकास करता है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, आगे क्या है? एक चीज देखिए, एक लाइन यहां जुड़ा है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारों ने 2017-18 से सीखने के प्रतिफल, इसको लागू किया। ये सीखने के प्रतिफल क्या है? सीखने के प्रतिफल देखिए, आप पुस्तक में लिखा गया है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा 2017-18 में सीखने के प्रतिफल को अधिसूचित कर अनिवार्य किया गया। अब बच्चों के सीखने के आकलन का यही मुख्य आधार है। ठीक है ना? पुस्तक का उद्देश्य बच्चों का सृजनात्मक विकास करना है। शिक्षक उन्हें नए नए स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करना। फिर ठीक है, देखिए इतनी बातें जो है ना आपको शुरू के 2 पेज में मिल गई। यहां से 1, 2, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये बातें जब जान गए, अब हम आगे जानते हैं कि इसके विषय सूची में है क्या क्या, हमें पढ़ना कौन कौन सा पाठ है इसके अंदर में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 इतिहास। JCERT, झारखंड राज्य के शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा प्रकाशित की हुई पाठ्य पुस्तक। NCERT जो केंद्र सरकार होती है और JCERT राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें कक्षा 6 के इतिहास में क्या क्या बताया गया है, पहले इसकी विषय सूची को जान लेते हैं। इसमें पढ़ना कौन कौन सा पाठ है?
ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है। मूल रूप से कक्षा 6 का जो इतिहास है ना, यह प्राचीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे क्लास 7 में, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम यहां देखेंगे, सबसे पहला है कब, कहां और कैसे। इस पाठ की चर्चा करेंगे। दूसरा में है आरंभिक समाज। तीसरा है आरंभिक किसान और चरवाहे, ठीक। चौथा में पढ़ेंगे आरंभिक नगर। पांचवा में पढ़ेंगे जीवन की विभिन्न शैलियां। छठा पढ़ेंगे प्राचीन राज्य व्यवस्था। साथ में पढ़ेंगे नए धर्मों का उदय। आठ में पढ़ेंगे सम्राट अशोक। नौ में है ग्रामीण एवं शहरी जीवन। 10 में है राजनीतिक विकास। और 11 है संस्कृति एवं विज्ञान। तो देख रहे हैं कि कक्षा 6 में इतिहास में इतने सारे चैप्टर हैं, एक दिन में नहीं चैप्टर कंप्लीट हो पाएंगे, पहले जान लीजिए। ये चैप्टर लंबे लंबे हैं और इनसे जो क्वेश्चंस निकलेंगे वो वन लाइनर पूछे जाएंगे जेटेट के एग्जाम में। और अगर बात करें डीएलएड में, तो डीएलएड में इनसे लॉन्ग लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिनके जवाब 3 से 4 पेज में थ्योरेटिकल लिखने पड़ते हैं। लेकिन जेटेट में इनसे बीच बीच में सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे बात करते हैं आज हम पहला चैप्टर कब, कहां और कैसे से लेकर के, इसको समझ लेते पहले क्या है कब, कहां और कैसे में। आप पढ़ेंगे ना कि मनुष्य धरती पर जो आया, तो इसकी जानकारी जो हमें इतिहास से मिल रही है कैसे कैसे इसके बारे में हमने जानना शुरू किया और क्या क्या प्रमुख प्रमुख बातें हम जान पाए हैं इसके बारे में। आरंभिक समाज में हम बात करेंगे कि मनुष्य ने जो समाज की स्थापना की, जिसमें हम 2-3 समाज के बारे में जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभ्यताओं के बारे में। आरंभिक किसान और चरवाहे के बारे में, तो सबसे पहले मनुष्य ने खेती कहाँ से शुरू की, पशुपालन कैसे उसकी शुरुआत की, आरंभिक नगर कौन कौन से शहर बसे उस समय में, उसके बाद जीवन की विभिन्न शैलियां, प्राचीन राज्य व्यवस्था, इसमें हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जो महाजनपद थे 16 महाजनपद। नए धर्मों का उदय, आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 2 नए धर्म आए थे सामने में। फिर सम्राट अशोक, एक महान सम्राट है जो प्राचीन भारत के समय का, उसके बारे में। चंद्रगुप्त के बारे में है हल्की जानकारी है यहाँ पर, लेकिन सम्राट अशोक को डिटेल से पढ़ना है। ग्रामीण एवं शहरी जीवन, उस समय में गांव और शहर में कैसी व्यवस्था थी, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जीवन जो थे उनके बारे में। ये जो जीवन की विभिन्न शैलियां है ना, इसमें हम देखते हैं कि आपको बदलाव आ जाता है। जब ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और फिर यहाँ पर वैदिक सभ्यता एंट्री करता है। ग्रामीण एवं शहरी जीवन देखने लेंगे, राजनीतिक विकास। अब हम देखते हैं धीरे धीरे मनुष्य ना राज व्यवस्था की ओर अग्रसरित हुआ है, आगे बढ़ा है, तो उसका जो विकास हो रहा था वो कैसे हो रहा था। और अंत में जानेंगे संस्कृति एवं विज्ञान के बारे में कि मनुष्य ने
अपनी संस्कृति परंपराओं का विकास किस प्रकार किया, विज्ञान में उसने कैसे तरक्की पाई, इसके बारे में। तो कुल मिलाकर के 11 चैप्टर है आपको क्लास 6 के इतिहास में, ठीक है ना। क्लास 6 के इतिहास में 11 चैप्टर है, इससे आपको पूछे जाते हैं सवाल। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लास 7 के हिस्ट्री में क्या क्या है। देखिए, ये है आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी विरासत, कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रकाशित की हुई। तो इस पाठ्य पुस्तक में भी आपको उसी तरह से बातें कही गई हैं। शुरुआत में तो बता दिया गया है कि क्या क्या आता है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में न सिर्फ ज्ञान जन्य प्रतिभा का विकास होगा, बल्कि आज के प्रतियोगी दौर में भी वे अनुकूल सफलता पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बात वही चीज से बोली जाती है कि किसके अनुरूप तैयार की गई है, किसके परिप्रेक्ष्य में, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। पहला नंबर सवाल कि जो भी पाठ्य पुस्तक अभी चल रही है वह किसके अनुरूप चल रही है, किस पाठ्यक्रम के अनुरूप, तो एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुरूप अभी भी कोई पाठ्य पुस्तक चल रही है। नवीन जो शिक्षा नीति है यह भी लागू हो रही है, अभी हुई नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी है वो, आगे हम पढ़ेंगे। कि जो है ना हमारी विरासत, 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, हमारी विरासत। 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या था, हमारा गौरव। तो हमारी विरासत, इस हमारी विरासत में आपको मूल रूप से कहा जाता है कि कक्षा 7 इसका नाम है हमारी विरासत। इसे हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कर सकते हैं, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास यहां से, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो इसमें हम पूरे मध्यकाल को पढ़ते हैं। मूल रूप से इसका उदय तब होता है जब हम देखते हैं हर्षवर्धन की समाप्ति के पश्चात। हर्षवर्धन की समाप्ति के पश्चात भारत में एक नवीन वंशों का ये आगमन भी होता है, उदय भी होता है। हम 756 या 57 से कह सकते हैं इसको, 756 या 57 से, अगर 756-57 नहीं देखिए, 1206 देखिए, 1206 जब से शुरुआत होता है गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो ऐसे तो स्थापना 756 के आसपास से ही है, तो 756 इससे लेंगे, हम इसको लेंगे 1757, इतना दूर तक का टाइम पीरियड इसके अंदर कवर होगा इस बुक में। इस बुक में हमको पढ़ने में क्या करना है, बच्चों में समझने की क्षमता को विकसित करना है। पहली बात, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बात कही गई है, मूल रूप से रटन प्रवृत्ति को बंद करना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कही जाने वाली सबसे प्रमुख बात कि बच्चों में रटन प्रवृत्ति का विकास नहीं होने देना है, उनमें समझने की क्षमता का विकास करना है। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि बच्चों में समझने की क्षमता का विकास करना है। तो
यहाँ पर यही बात समझने लायक है कि हमें जो है ना बच्चों में रटन प्रवृत्ति का विकास ना करके उनमें समझ की क्षमता का विकास करना है, ठीक है ना, मूल उद्देश्य ही है। अब जिसे बात की जाए तो यहाँ 7वीं से 12वीं शताब्दी तक यही कुछ, हाँ 7वीं शताब्दी में, तो आपसे पूछा जाए मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में तो 7वीं से 12वीं शताब्दी ये पूर्व मध्यकाल है। ध्यान दीजिएगा, इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल। और उसके बाद जो है ना 12वीं से लेकर के आपको 17वीं शताब्दी तक, 17वीं तक कहलाता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे, जितने ही मध्यकाल की घटनाएं हैं मुख्य रूप से इन सबको जानने का प्रयास करेंगे। झारखंड की भाषा, चित्रकला, संगीत, नृत्य की विरासत, झारखंड की संस्कृति, इन सबको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और जितने भी नवीन वंशों का उदय हुआ मध्यकालीन भारत में अब देखते हैं कि इस पाठ में यानी इस पाठ्य पुस्तक में हमें पढ़ना क्या क्या है। देख लीजिए, सबसे पहले है कि मध्यकाल में भारत, पहला नंबर। दूसरा नंबर पाठ है नए राजा और राज्य, एक ये है। तीसरा नंबर है दिल्ली के सुल्तान। चौथा नंबर है मुगल साम्राज्य। पांचवा है शासक और इमारतें। छठा है शहर, व्यापार और शिल्प। शिल्प मतलब कला। सातवां है सामाजिक परिवर्तन। आठवां है आस्था एवं विश्वास। 9 है झारखंड की संस्कृति। और 10 है 18वीं शताब्दी में उभरे नए राज्य। तो इतने चैप्टर हो गए आपको क्लास 7 के हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का 7 क्लास का टॉपिक रहा। आप देख सकते हैं कि क्लास 6 में 11 चैप्टर थे, क्लास 7 में 10 चैप्टर है, तो चैप्टर की संख्या बढ़ रही है। तो इन सबसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, चूंकि आपको पता है यदि आप ये 3 को चुनते हैं, इतिहास, भूगोल, समाज, 50 इतिहास से बनेंगे, तो आप समझ सकते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और इसके बाद आ रहा है आधुनिक काल का भारत। तो इन तीनों से मिला करके आपको 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको चैप्टर पूरे डिटेल से पढ़ने होंगे, समझने होंगे। आप सिर्फ सोचिए कि वन लाइनर को पढ़ करके आप निकाल ले तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये अपने आप को अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाला बात हो जाएगा। खूब बड़ाई करना कि हम निकाल लिए,
देखिए आप पास तो कर सकते हैं, जेटेट निकल जाएंगे, पर मेरिट लिस्ट में यदि आपको आना है नियोजन के समय, तो आपके पास जो है ना अच्छे अंक होने चाहिए। तो उसके लिए हम चाहेंगे, हमारा यह मानना है कि आप इन सभी अध्यायों का अच्छे से अध्ययन कर पाए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि क्लास 8 में यानी आधुनिक काल के भारत इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए ये है आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रकाशित। तो इसमें भी वही शुरुआत में से ही लिखा रहता है। देखिए, बच्चों की कल्पना शक्ति अद्भुत होती है, उनमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की प्रबल अभिलाषा होती है। कल्पना के गुणात्मक विकास से सृजनात्मक शक्ति में निखार आता है। अर्थात पाठ्य पुस्तकें रोचक, कौतूहलवर्धक एवं कल्पना को उद्दीप्त करने वाली होनी चाहिए। देखिए इन बातों को अगर पढ़ेंगे तो यदि आप डीएलएड में आंसर लिख रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत सुंदर शब्द मिलेंगे उत्तर बनाने के लिए, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य महत्व परिचय जब देंगे तो इन बातों को आप वहां डाल सकते हैं। साथ में यदि हम अगर लिख रहे हैं इसमें, तो आपको जानना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक क्यों आवश्यक है, पाठ्य पुस्तकों की क्या है। देखिए यहाँ भी बात चर्चा की गई है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो एक क्वेश्चन तो जेटेट में कंफर्म है आपकी तरफ से कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस बात पर जोर देता है, तो जोर देता है दो बातों पर। पहली बात क्या कि सृजनात्मकता, रटन प्रवृत्ति को खत्म करना है, अधिगम बढ़ाना है, अधिगम को सरल बनाना है, शिक्षा बिना बोझ के। ये सब एनसीएफ 2005 में कहे गए हैं। क्या क्या बात बोली गई है? सृजनात्मकता पर जोर देना है, अधिगम को सरल बनाना है और शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ और बातें हैं। जो बातें हैं सब बातें आपको जाननी आवश्यक है। इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा का निखार तो होगा ही, साथ साथ आज की प्रतियोगिता, ये सब समझ गए। चाणक्य का कथन है, देखिए एक कथन आ रहा है यहां पर कि सफलता उनका साथ देती है जो हर संकट का सामना अपनी बुद्धि, देश, काल और शक्ति की वास्तविक समझ रखते हुए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इन कथनों को आप जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कई राज्यों की टेट में कि कथन को उठा करके लिख दिया जाता है। चूंकि आप भी जान रहे, अभी तक मात्र 2 ही टेट हुआ है, और इस बार का टेट इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि लगभग 7.5 से 8 लाख अभ्यर्थी लिखेंगे। क्यों? तो क्योंकि 2016 के बाद से सब खाली बैठे हुए हैं, सबने टेट नहीं लिखा है, तो इतने अभ्यर्थी लगभग तैयार है। तो सरकार भी चाहेगी कि किसी न किसी तरह, सरकार इतना आसानी से आपको परीक्षा को पास करने के लिए इतना सुलभ आंसर वाले क्वेश्चन प्रदान करेगी? जी नहीं। आपको क्वेश्चंस को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उन्हें जिन्होंने गहन अध्ययन किया हो वही निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एनसीएफ 2005 तो हमको जानना आवश्यक है। एनसीएफ 2005 पूछा जा रहा है बार बार। रटन की प्रवृत्ति को छोड़कर समझने की आदत को विकसित करना, पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाना ताकि पाठ्य पुस्तक बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करे। यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति ने कहा था कि शिक्षा बिना बोझ के होने चाहिए। और हाँ, एनसीएफ 2005 का एक और कथन है कि विद्यालय
के ज्ञान को स्कूल से बाहरी स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। विद्यालय के ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। पूछ दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है, नहीं है करके। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे शिल्प उद्योग, जनजातीय आंदोलन, झारखंड में माने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया दखल, माने कि भारत का आधुनिक भारत का इतिहास, अंग्रेजों के द्वारा बर्बरता पूर्व किया गया अत्याचार, उसके बाद शिल्प उद्योग, टिस्को, एचईसी, इन सब के बारे में, जो झारखंड में प्रमुख उद्योग की स्थापना हुई, 1857 की क्रांति, राष्ट्रवादी आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, रामगढ़ अधिवेशन, इन सब की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इन सबको हमको पढ़ना है। तो हाँ, खेल पत्रकार सुभाष डे। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि इसमें जो विषय सूची है उसके अंतर्गत क्या क्या है हमारे लिए मुख्य महत्वपूर्ण। आपके पास जब समय रहे तभी आप वीडियो को देखें, जरूरी नहीं किसी वक्त तुरंत देख लें। आप वीडियो को चाहें तो रात में पॉज करके अभी रहने दीजिए, रात में देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, जब देख लीजिए। अगर हम क्लास 7 की इतिहास, इसको कहते हैं आधुनिक भारत। क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत। इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है? इसके अंतर्गत पढ़ना है सबसे पहले हमें आधुनिक काल में भारत का इतिहास। दूसरा क्या पढ़ना है? व्यापार से साम्राज्य तक। तीसरा क्या पढ़ना है? ग्रामीण जीवन एवं समाज। चौथा क्या है? उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। पांचवा क्या है? शिल्प और उद्योग। छठा क्या है? 1857 की क्रांति। सातवां क्या है? ब्रिटिश काल में शिक्षा। देखिए, ध्यान दीजिए। आठवां है महिलाओं की स्थिति में सुधार। नौवां क्या है? जाति व्यवस्था की चुनौतियां। दस नंबर में है राष्ट्रीय आंदोलन। 11 नंबर झारखंड में हॉकी। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी 11 चैप्टर है। देखें आपने, अगर आप 6, 7 और 8 के इतिहास को पूर्ण रूपेण कवर कर पाते हैं तो 50 में 45 आपके हाथ में रहेंगे। 45 तक के आपके हाथ में आते हैं अगर इनको अच्छे से कवर कर लेते तो। और कुछ क्वेश्चंस आपको 9, 10 से उठाए जाते हैं। 9 से उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। 10 से कुछ क्वेश्चन है,
ठीक है, पर उनका बहुत सारा हिस्सा आपको 8 क्लास में, क्लास 8 है, क्लास 8 में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आज हमने विस्तृत रूप से चर्चा की कि हमें इतिहास विषय में क्या क्या सिलेबस कवर करना है। इतने विषय को आपको पढ़ना होगा यदि आप जेटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 SST टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ये हिस्ट्री का पेपर हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, इसी तरह हम बाकी सीधे धीरे सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करना पढ़ना भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।